नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपने फैसले से सबको चौंका दिया है। भाजपा ने दतिया उपचुनाव में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को ना उतारकर आशुतोष तिवारी को टिकट दे दी है। चौंकाने वाले इस फैसले ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नामांकन फॉर्म भी खरीदा था, जिसके बाद उनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा था। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अब क्षेत्र में आम सभाएं भी ले रहे थे और सभाओं में सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों पर माफी मांगते हुए भावुक भी हो रहे थे। लेकिन इस बार पार्टी ने चौंकाते हुए आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तिवारी भाजपा के संभागीय संगठन मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा वे मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन के पद पर भी रहे हैं। आशुतोष तिवारी ने 2023 में सेवढ़ा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी का टिकट मांगा था, लेकिन यह टिकट उस समय प्रदीप अग्रवाल को दिया गया था। गौरतलब है कि दतिया विधानसभा सीट राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के बाद रिक्त हुई थी, जिसके चलते यहां उपचुनाव कराया जा रहा है। और सबसे ज्यादा हैरानी की खबर यह निकलकर सामने आई कि यहां से पूर्व गृह मंत्री कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया। भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं ये। ऐसे में अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जंग का उद्घोष हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, लेकिन जिस उम्मीदवार का ऐलान किया है इसके बाद से कई तरह के अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि यहां से नरोत्तम मिश्रा एक प्रबल दावेदार थे। वो चुनावी तैयारियों में जुट भी चुके थे, उन्होंने नामांकन के लिए फॉर्म भी खरीद लिया था। लेकिन जब टिकट के बांटने की बारी आई तो इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जबकि आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया है। ग्वालियर भोपाल संभाग के संगठन मंत्री रहे आशुतोष तिवारी को यहां से उम्मीदवार बनाया है संगठन ने। इनका संघ से लंबे समय से भी जुड़ाव रहा है। मध्य प्रदेश भाजपा संगठन के ये कद्दावर नेता हैं और आशुतोष तिवारी के नाम का ऐलान होना अपने आप में ही बहुत बड़ा संदेश भी है कि आखिर दतिया में भारतीय जनता पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट क्यों नहीं दिया। ये कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब जो है वो तलाशने की कोशिश हो रही है। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं आशुतोष तिवारी, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने इस बार टिकट दिया है। प्रबल दावेदार थे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और वो इसके लिए तैयारी भी कर रहे थे। संघ से लंबे समय से जुड़े रहे आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है। मध्य प्रदेश भाजपा संगठन के ये कद्दावर नेता हैं। तो आशुतोष तिवारी को भारतीय जनता पार्टी ने दतिया उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। तो दतिया में उपचुनाव होना है और उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है और वो नाम है आशुतोष तिवारी का, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सबसे ज्यादा सवाल जो है वो ये पूछे जा रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा को आखिर उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं बनाया है। और चलिए इसी खबर पर आज डिबेट करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महेश शर्मा है, वो जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की पक्ष रखेंगे डॉक्टर राम पांडे, वो भी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सर INS 24/7 पर। और मध्य प्रदेश की सियासत पर नजर रखने वाले, बेहद बारीकी से हर खबर को विस्तार से आप तक पहुंचाने वाले वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। सबसे पहले सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ही करेंगे। हालांकि देखिए, मैं बता रहा हूं आज हार जीत नहीं हुई है, ये बस एक नाम का ऐलान हुआ है। लेकिन मुझे ना, जब मैं इसके बारे में तैयारी कर रहा था तो एक शायरी याद आई कि इतना भी गुमान न कर अपनी जीत पर है बेखबर, शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे तो मेरी हार के हैं। ये जीत हुई नहीं है, बस एक नाम का ऐलान ही हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली बात यह है वो है कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला है।
क्यों नहीं दिया गया? महेश शर्मा जी, आप ही हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करता है कि किस कार्यकर्ता की कहाँ कब क्या भूमिका होगी। उस भूमिका के आधार पे निर्णय किया जाता है। केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय किया है। हमारे आदरणीय पूर्व संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी जी दतिया से उम्मीदवार होंगे। भारतीय जनता पार्टी एक बार जब निर्णय हो जाता है तो सामूहिक नेतृत्व में अपना कदम ताल करते हुए चुनाव मैदान में जाएगी। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट मानती है कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार दतिया में किया गया, उसके कारण आज जो ये उपचुनाव हो रहा है, उसको उखाड़ने के लिए दतिया की जनता पूरी तरीके से तत्पर है। आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी की आपने बात की, निश्चित रूप से हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके द्वारा जो पूर्व में किए गए काम हैं, उनके प्रयासों से दतिया के विकास को जो पंख लगे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे होने वाले विधायक आशुतोष तिवारी जी करेंगे। लेकिन महेश शर्मा जी, सवाल ये है कि अभी तो वो इतनी उम्र भी नहीं हुई है नरोत्तम मिश्रा के उन्हें टिकट ना दिया जाए। ऐसा तो नहीं है कि मार्गदर्शक मंडल में आप उन्हें डाल रहे हैं। अभी तो वो तैयारी कर रहे थे, फॉर्म भी खरीद चुके थे, गाहे बगाहे वो प्रचार भी कर रहे थे। सवाल यह है कि आपने उन्हें पहले मैसेज नहीं दिया था कि आपको इस बार नहीं दे रहे हैं, आप प्रचार मत करिएगा, फॉर्म मत लीजिएगा। वो तो सब लेकर तैयारी कर चुके थे, अचानक से उन्हें टिकट नहीं भारतीय दिया गया। जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव मैदान में होता है, जनता के बीच होता है, जनता की समस्याओं को सुनने का काम करता है। एक कार्यकर्ता के नाते डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी निरंतर दतिया के संपर्क में रहने का काम करते हैं। निश्चित रूप से इसके कारण कहीं किसी प्रकार की जो आप जो बात कह रहे हैं, क्योंकि भूमिकाएं बदलती हैं, भाजपा में दायित्व तो बदलते हैं। भारतीय जनता पार्टी में किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व कब देना है, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा प्रादेशिक नेतृत्व तय करता है। और निश्चित रूप से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनकी भूमिका भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रादेशिक नेतृत्व आगामी भविष्य में तय करेगा। वो आप हमारे सामने होगा। ठीक है, भविष्य के लिए जो है भूमिकाएं जो हैं वो तय होगी। अब देखिए, भूमिकाओं से ही याद आ गया, पिछले साल जब आपके यहाँ चल रहा था प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव, उस दौरान भी हमने देखा, लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा, नरोत्तम मिश्रा दतिया में बहुत मेहनत किए, बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल भी कराए थे। उस समय भी ये कहा जा रहा था कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि उस समय भी दिल के अरमा आंसुओं में बह गए थे। इस बार भी उन्हें झटका दिया गया है। खैर, पार्टी का फैसला है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हमारे साथ डॉक्टर राम पांडे, उनके पास जा रहा हूं। उनसे मेरा सवाल यही है, सर, दतिया की लड़ाई में एक जीत तो आपको यहां दिखती हुई नजर आ रही है कि नरोत्तम मिश्रा को आपकी पार्टी ने हराया था और इस बार वही मैदान में नहीं है। जीत तो दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेता थे और मुख्यमंत्री के दावेदार थे, और जब उनको हराया कांग्रेस ने तब वो गृह मंत्री थे। उनके हाथ में पुलिस थी, पैसा था, प्रशासन था, सब कुछ नरोत्तम मिश्रा जी के हाथ में था। तब कांग्रेस के एक साधारण कार्यकर्ता ने नरोत्तम मिश्रा जी को हरा दिया। लेकिन एक कहावत बहुत ज्यादा प्रचलित है हमारे देश में, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। बीजेपी के लिए कोई अपनी जान भी दे दे, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग कहते हैं कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, बीजेपी में सबके टिकट कट जाते हैं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी का टिकट कटा हो। इन दो लोगों का टिकट क्यों नहीं कटता है? इन दो लोगों को पद से वंचित क्यों नहीं किया जाता है? बाकी सबको इधर उधर कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। नरोत्तम मिश्रा की क्या गलती थी? यही गलती थी कि आज मोहन यादव नरोत्तम मिश्रा के कारण मुख्यमंत्री हैं। यदि नरोत्तम मिश्रा का हाथ विधायक खरीदी में नहीं होता तो क्या बीजेपी की सरकार बनती? क्या नरोत्तम मिश्रा विधायक खरीदने की शुरुआत नहीं करते तो क्या बीजेपी की शुरुआत करती? क्या नरोत्तम मिश्रा विधायकों को कर्नाटक में इकट्ठा नहीं करते तो क्या बीजेपी की सरकार बनती? आज मोहन यादव को सबसे ज्यादा डर सता रहा था तो नरोत्तम मिश्रा का, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में जितने भी मोहन यादव से सीनियर नेता हैं, उन्होंने किसी न किसी कारण से अपने हथियार डाल दिए। मुख्यमंत्री के सामने कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन मोहन यादव को पता था कि नरोत्तम मिश्रा बाई चांस जीत गए तो मोहन यादव की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। तो मोहन यादव चीज कह रहे थे, जी डॉक्टर राम पांडे, आप एक चीज कह रहे थे कि बीजेपी ने
मतलब कोई ऐसा सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। जी बीजेपी को ने उन्हें तो बहुत सारा इनाम दिया। वो राज्य के जी गृह मंत्री रहे हैं, कई जी बार विधायक रहे हैं, तो जी बीजेपी ने तो दिया ही है। इस बार जी संगठन को ध्यान में रख के फैसला लिया है। अब तो महेश शर्मा तो कह ही रहे हैं। जी जी। तो फिर अमित शाह को भी तो बहुत कुछ दिया है, नरेंद्र मोदी को भी तो बहुत कुछ दिया है, उन दोनों को कुर्सी से क्यों नहीं हटाया जाता? जब नरेंद्र मोदी को 2 बार प्रधानमंत्री बना दिया, 75 साल उम्र हो गई, आडवाणी को हटा दिया, तो नरेंद्र मोदी की जगह किसी तीसरे को बना देते ना बीजेपी वाले। अमित शाह को हटाकर किसी और को मौका दे देते ना। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पर वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं? सारे नेता एक एक करके खत्म कर दिए। गोपाल भार्गव, अनु मिश्रा, नरोत्तम मिश्रा, एक ही लाइन के जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं की पीठ में छुरा घोंप रही है। इसलिए तो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं है। तो और फिर देखिए क्या कहते हैं, अनुशासित पार्टी है। चक्का जाम चल रहा है दतिया में जब से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा है। हाईवे जाम है, पुलिस हाईवे जाम नहीं खुलवा पा रही है। कैसी अनुशासित पार्टी है? और लेकिन एक बीजेपी बात के बताइए, कार्यकर्ता ही चक्का जाम कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, 2023 के विधानसभा चुनाव में आप उन पर हमलावर थे। आज जी जो है वो मैदान में नहीं है, तो आज आप उनके जी प्रति सहानुभूति भी दिखा रहे हैं। जी। हमारे लिए तो वो विपक्ष के नेता हैं, लेकिन हाँ। हम बीजेपी वालों को बता रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की वहां हैसियत क्या है। गुलामों की ज्यादा हैसियत है। मोहन यादव क्या है, गुलामी से ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी आज पूरी गुलाम बनी हुई है। एक नेता, एक कार्यकर्ता में हिम्मत नहीं है। हमने कल ही देखा वो वहां का विधायक है, इसका भोपाल का, जो कितना अपमान कर रहा है वहां के नेताओं का। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने लोगों को धोखा देती है। अब सोचिए, आरएसएस वाले का नाम ले रहे हैं कि आरएसएस वाले को मना दिया। अरे आरएसएस वाले को बना दिया, आरएसएस वाले तो चोरी कर रहे हैं राम मंदिर में। बताइए, राम मंदिर को नहीं छोड़ रहे हैं तो ये आरएसएस वाले दतिया का क्या हाल करेंगे? दतिया को लूट कर खा जाएंगे ये लोग। अब आप कब ऐलान कर रहे हैं? आप अपने उम्मीदवार का ऐलान आप कब कर रहे हैं? देखिए अब तो आसान हो गया है, क्योंकि एक बहुत बड़े जो है उम्मीदवार थे वो अब है ही नहीं मैदान में। तो आप कब ऐलान कर रहे हैं अपने, और कौन होंगे आपके उम्मीदवार, देखिए, कुछ ये बता जो पाएंगे? सवाल होता है ना कि आप कब ऐलान कर रहे हैं, ये सवाल सही नहीं होता है। क्योंकि चुनाव आयोग जब डिक्लेयर करता है तो वो चुनाव आयोग डिक्लेयर कर देता है चुनाव की प्रक्रिया कि इस तारीख तक आपको नामांकन भरना है, इस तारीख तक आपको नामांकन खींचना है, इस तारीख तक इलेक्शन होना है। तो जब तक ये प्रक्रियाएं चल रही हैं तब तक ये सवाल पूछा जाता है, तो ये सही नहीं होता। क्योंकि हमेशा देखा है, कभी बीजेपी पहले टिकट देती है तो कभी कांग्रेस। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं बहुत बड़ा। विजयपुर में रामनिवास रावत को बीजेपी ने टिकट दिया, कांग्रेस का टिकट लेट हो गया। मोहन यादव मुख्यमंत्री पद छोड़ के विजयपुर में पड़े रहे, सारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजयपुर में पड़े रहे। मोहन यादव को जीतू पटवारी ने धूल चटा दी, कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ताओं ने धूल चटा दी। विजयपुर में मुख्यमंत्री होते हुए मोहन यादव को वहां हरा दिया। रामनिवास रावत एक कैबिनेट मंत्री, उनको एक साधारण आदिवासी ने हरा दिया वहां। तो भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र की भी राजनीति कर रही है। भाई निर्मला सप्रे पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? प्रतिमा बागड़ी पर क्यों नहीं कर रही है? सचिन बिरला पर क्यों कार्रवाई नहीं की है? अभी भारतीय जनता पार्टी के 25 विधायकों की विधायकी चली जाएगी यदि सही कार्रवाई हो जाए तो। चलो, जो हो गया सो हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की पीठ में छुरा घोंपती है। ठीक है, इंतजार करेंगे कि आप कब ऐलान करते हैं। महेश शर्मा जी, वो बहुत सारी बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं, आप सुन रहे होंगे। वो ये बात सीधा कर रहे हैं कि देखिए, आपके यहाँ कब किसका पत्ता कट जाए ये दिल्ली से तय होता है और दो लोग ही तय करते हैं। ऐसा कुछ है क्या? देखिए, काटने और बांटने का काम ये कांग्रेस की परंपरा है। कांग्रेस पार्टी काटने और बांटने और छांटने में विश्वास रखती है। कांग्रेस पार्टी के लोग एक ही परिवार से रूल होते हैं और कहीं ना कहीं गुलामी की मानसिकता में मुझे लगता है सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं। इसलिए कांग्रेस उसी प्रकार के आरोप लगा सकती है। भारतीय जनता पार्टी काटने की बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी नए सृजन की बात करती है, नए कार्यकर्ता को अवसर देने की बात करती है और पुराने कार्यकर्ता का भी सम्मान रखे, उसके लिए नया स्थान बने। ये भारतीय जनता पार्टी में परंपरा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता की भूमिका तय करती है, उसका दायित्व परिवर्तन होता है। यहाँ काटने और छांटने का काम नहीं होता।
भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट मानती है कि हमारा प्रत्येक योग्य कार्यकर्ता जो भी चुनाव में जाने की स्थिति में है, उसका सर्वाधिक अच्छा निर्णय कैसे हो सके, उसको लेकर सामूहिक नेतृत्व तय करता है। और ये बड़ी अच्छी बात कही, वो परिस्थिति होता है। आपने सुनिए ना महेश जी, से कदम ताल करके महेश जी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही। तो कांग्रेस के साथ है, दतिया की महेश जनता जी को बताना पड़ेगा कि आपने एक भ्रष्टाचारी को 2023 में टिकट क्यों दिया था। आज ठीक है 3 साल की महेश सजा हो जी, गई, उसके महेश जी आरोपों आप का एक जवाब बात कह रहे कांग्रेस थे को कि दतिया की बीजेपी जनता को देना परिस्थिति पड़ेगा। को समझती है। कांग्रेस की समस्या महेश ये जी है सुनिए ना, कि दतिया में इनके पास एक सुन- पाक साफ प्रत्याशी नहीं है। सुन तो लीजिए ना, उनका इंतजार कर रहे हैं उनके उम्मीदवार का। आप अभी कह रहे थे कि बीजेपी परिस्थिति देखती है। पूर्व गृह मंत्री पूरे राज्य का, क्या इस परिस्थिति में नहीं थे? क्या आपके सर्वे में ये नहीं था कि वो जीत पाएंगे? आखिर उनका टिकट काटे हैं तो कोई वजह तो रही होगी ना। मैंने आपसे कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की भूमिका केंद्रीय और प्रादेशिक नेतृत्व तय करता है। ये हम नहीं जानते भविष्य के अर्थ में क्या है, कोई बड़ी भूमिका है, क्या स्थितियां हैं। ये इसलिए मुझे लगता है धैर्यपूर्वक इन विषयों पे तो मुझे लगता है भविष्य को ऊपर छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, भविष्य के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जो फैसला हो गया वो तो तय है। लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं रमेश शर्मा जी। सर, मैं आपसे समझना चाहता हूं, एक ऐसे नेता जो पहले हर मामलों पर बयान देते थे, अप्रैल 2022 में खरगोन में एक दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी। उस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थरों का ढेर बनवा देंगे। बाद में उन घरों पर बुलडोजर भी चला था। तो वो तो उस लाइन पर चलते थे, कई बार बयान देते थे जिसमें फायर ब्रांड योगी आदित्यनाथ आते हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा आते हैं। तो ऐसे फायर ब्रांड नेता को विधायक का टिकट क्यों काट दिया? आप इसके पीछे, जब आपने ये खबर सुनी तो आपको क्या लगा? नहीं, स्वाभाविक रूप से जब मैंने सुना कि नरोत्तम मिश्रा जी के बजाय आशुतोष तिवारी जी को टिकट मिला तो थोड़ा आश्चर्य मुझे भी हुआ। मेरे अनुमान में नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट लगभग मैंने कहा भी था कि लगभग उनका मिल जाएगा। एक आज चैनल की डिबेट में भी मैंने कहा था। लेकिन अब आज अगर टिकट कट गया है तो हमको उन सारी परिस्थितियों पर भी विचार करना, जिस परिस्थिति पर वो टिकट कटा। मुझे जो लग रहा है, सच्चाई क्या है वो महेश जी बता पाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि भाजपा ने पिछले दिनों, जब पिछले जो 2023 का चुनाव था उसके बाद उन्होंने जिन सीटों पर भाजपा हारी उसका उन्होंने सर्वे कराया। और स्वाभाविक रूप से हार भाजपा के लिए अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक थी। उसके दो कारण हैं। एक तो कहीं ना कहीं भाजपा का वातावरण था, 160 से ऊपर सीटें उन्होंने प्रदेश भर में जीती थी। और दूसरा, चूंकि गृह मंत्री के रूप में बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ा था नरोत्तम मिश्रा जी ने। और तीसरी, जो एक कांग्रेस ने घोषित टिकट बदला था तो उसका भी लाभ भाजपा नहीं उठा पाई और वो सीट उनके हाथ से निकल गई। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये कारण सोच करके उनको लगा होगा कि इसमें कहीं ना कहीं कोई नरोत्तम मिश्रा जी व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, व्यक्तिगत असंतोष भीतर हो सकता है, जो भी कुछ कारण रहा हो। तो मुझे लग रहा है कि इस वजह से। और फिर एक और बात है, पिछले कई वर्षों से अगर आप देख रहे होंगे भाजपा एक नई लाइन खड़ा कर रही है। पूरे देश भर में उन्होंने जो सीनियर को है थोड़ा किनारे किया है, नई लाइन को उन्होंने खड़ा किया है। तो आशुतोष तिवारी को लेकर के आए। आशुतोष तिवारी के साथ एक प्लस पॉइंट जो मुझे लग रहा है, कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में भाजपा का जो निचले स्तर का कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं उसकी थोड़ा सा उत्साह कम होगा, जिसका नुकसान नरोत्तम जी को हुआ। क्योंकि संगठन से जुड़े हैं, संघ से भी जुड़े रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता उनके लिए एकजुट हो जाएगा। वो फिर नई लाइन भी खींची है, ये निश्चित रूप से भाजपा ने इसको देखा होगा। लेकिन इस परिस्थिति में अगर आप देखेंगे दतिया का चुनाव अब बहुत दिलचस्प हो गया। मैं समझता हूं वो अब एक सीट का उपचुनाव भर नहीं रह गया है, वो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को एक बड़ी प्रतिष्ठा का हो गया है। और मैं समझता हूं तस्वीर कांग्रेस का टिकट आ जाए और कौन उनके मुकाबले होता है उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा। एक और बात इस बार दतिया उपचुनाव में देखने को मिल रही है, जो आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव आए, आप अगर ने देखा होगा तो वो ओबीसी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मैं समझता हूं वो कितना वोट लेते हैं, उनका जो वोट होगा वो परिणाम को प्रभावित करेगा, वो किस ज्यादा करते हैं। मैं समझता हूं पहले उम्मीदवार सारे तय हो जाएं और प्रचार का एक फेज निकल जाए, तब ये क्लियर हो जाएगा कि वो जो तीसरा आदमी है वो किसको ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल, लेकिन कुल मिलाकर के इस परिस्थिति में दोनों पार्टियों को सावधान। जी रमेश शर्मा सर, एक सवाल और ये है कि नरोत्तम मिश्रा के हटने से आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस के रास्ते आसान हो गए हैं या नए उम्मीदवार के आने की वजह से और मुश्किल हो गई है रास्ते?
कि मुझे जो लग रहा है कि कांग्रेस का रास्ता अपना अपनी जगह है, वो भाजपा का रास्ता अपनी जगह है। मैं समझता नहीं, हूँ एक टिकट बार बदलने होता से है ना, थोड़ी एक बार वो सावधानी भाजपा को रखने की जरूरत है। सीनियर विधायक थे, वो कई बार विधायक रह चुके थे। ऐसे में लोग जो है 2.5 साल के बाद लोगों को लगता है कि वापस आ जाते, इतने बड़े उम्मीदवार हैं। लेकिन अब जब एकदम से नए उम्मीदवार आते हैं तो कई बार जनता, वोटर जो है वो सोचते हैं इस बारे में। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि दतिया में नरोत्तम मिश्रा जी की अपनी लॉबी है और हम्म, पार्टी के साथ साथ उनके व्यक्तिगत समर्थक लोग भी हैं। तो बिल्कुल। स्वाभाविक रूप को टिकट ना मिलना। अच्छा, फिर एक और बात है, क्योंकि उन्होंने ऐसा खबरों में आया है कि उन्होंने नामांकन पत्र खरीद लिया था, तो स्वाभाविक रूप से पहले कहीं कुछ संकेत रहा होगा, पता नहीं कितनी सच्चाई है, नामांकन ले लिया था, न्यूज में हमने देखा है। तो ठीक है। स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं जो उनकी व्यक्तिगत लॉबी है, उसको तो इससे थोड़ा नुकसान होगा और भाजपा को थोड़ा अतिरिक्त सावधानी इसमें होगी। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर राम पांडे, सवाल आपसे यही है। देखिए, ये जो दतिया का उपचुनाव हो रहा है, आज ही आपको सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है, क्योंकि राजेंद्र भारती जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी गए थे। तो अब तो ये तो क्लियर है ना कि इस उपचुनाव को अब आपको पूरे मन से, और आप जो ये कह रहे थे ना कि साम दाम दंड भेद, वो चीज तो साइड है ना, क्योंकि कुछ गलती थी तभी तो यहाँ उपचुनाव कराने पड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को जो पैसा मिला है वो चोरी का है। तो भारतीय जनता पार्टी तो संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी चोर हो गई ना। यदि इलेक्टोरल दतिया पे बॉन्ड सवाल की हम बात पूछा है करें तो। आपसे, कांग्रेस के जो विधायक जिनको सजा हुई है 3 साल की, उस पर तो जवाब दे दे मेरे मित्र। जनता सुन रही है देखिए, आपको। राम मंदिर में चोरी करके बैठे हुए हैं और फिर भी बीच में टोक जनता रहे सुन हैं। रही है आपको, दतिया की जनता भी सुन रही है आपको कि आखिर आपके सजा देखिए, याफ्ता चोर बीच में जो बोल रहे विधायक हैं। हैं, मंदिर में उन पर चोरी जवाब करने क्यों नहीं वाले, दे रही है कांग्रेस? भगवान का कांग्रेस को पैसा खुलकर चोरी जवाब करने देना वाले चाहिए बीच में कि टोक रहे हैं। आपके विधायक ने भ्रष्टाचार चोर किया, बीच में इसलिए टोक रहे हैं। उनको 3 भगवान साल का की पैसा सजा चोरी हुई करने और वाले, सजा हुई, इसका मंदिर का मतलब दान यह है चोरी कि करने वो वाले। दोषयुक्त साबित हुए, तभी तो आज उपचुनाव हो रहा है। तो उपचुनाव पे मुझे लगता है आपको जाके संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी चोर आना है, पड़ेगा ये दतिया की भगवान जनता राम ने को साबित कर कि दिया। आखिर राजेंद्र भारती जी भगवान को राम सजा ने बताया किस कि मामले में हुई भाजपा है? आरएसएस चोर है। मर्यादा में सर, मर्यादा में सर, एक राजनीतिक मर्यादा को रखिए। और भगवान राम का पैसा चुरा लिया, दतिया पे रहते हैं ना सर, जिस दिन भगवान राम के चढ़ावे पर बात करेंगे उस दिन उस पर बात कर लेंगे ना सर। उसको पकड़ने का चोरी को काम हमने किया। दतिया पे रहते हैं सर, दतिया पे रहिए, दतिया उपचुनाव की बात कर रहे हैं। कानून अपना काम पूरी पारदर्शिता के साथ करेगा, लेकिन राजेंद्र भारती के मामले में कांग्रेस ने डॉक्टर राम पांडे, डॉक्टर राम पांडे, राजनीतिक मर्यादा का तो ख्याल रखिए। डॉक्टर राम पांडे, राजनीतिक मर्यादा का ख्याल रखिए। दतिया उपचुनाव पर बात करें, ऐसे नहीं होता है, ऐसे चिल्लम छोड़ करने से डिबेट नहीं होता है सर। दतिया पे रहिए ना आप वहां जा रहे हैं राम मंदिर पे, जिस दिन उस पर करेंगे उस दिन आपको बुलाएंगे। लेकिन आप दतिया पर बताइए कि अब आपके सामने जो है, ये तो क्लियर हो गया है कि अब आपको मन से तो लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उपचुनाव को लेकर, रोकने को लेकर कोई ऐलान नहीं किया। देखिए, विजयपुर में मोहन यादव संपूर्ण कैबिनेट को धूल चटा दी, तो दतिया तो ऑलरेडी हम जीते हुए हैं और दतिया में गृह मंत्री को हरा चुके हैं। अब ये आशुतोष तिवारी को वहां कोई नहीं जानता है, दतिया में कोई नहीं जानता है, चंबल में कोई नहीं जानता है, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया। तो बताओ कि राजेंद्र भारती जी को सजा हो चुकी है, ये चोर फिर आ गया बीच ऐसे में, लोगों का समर्थन ये राम करती मंदिर का है। चोर बीच में आ गया, ये भगवान राम के गहरे चुराने वाला बीच में फिर आ गया। कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन करती है क्या? दतिया की जनता को आप क्या बताएंगे? भगवान की चुनाव में चोरी जाएंगे। करने वालों को बिठा रखा है, क्या भ्रष्टाचारियों का समर्थन करती है कांग्रेस? ऐसे सर मर्यादा का आप लोग ख्याल रखते हैं एक दूसरे के। राजनीतिक दल को कहते हैं कि हम बस टीवी डिबेट पे होता है, बाकी जो है एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, पर ऐसे एक दूसरे को अपमानित करने वाले शब्द ना बोले। डिबेट होता है, जनता देखती है, वो भी देखेंगे तो क्या कहेंगे। इस तरीके से अशब्द भाषा का मतलब प्रयोग ना किया करें आप लोग। बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है इसलिए मुझे रोकना पड़ रहा है, माफी चाहूंगा। लेकिन दतिया में जंग की शुरुआत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि अब आशुतोष के सामने कांग्रेस किससे उम्मीदवार बनाती है और ये जो उपचुनाव की जंग है वो कहां जाती है, और दतिया की जनता एक बार फिर किससे जीत दिलाती है, देती है, ये भी बड़ी बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस डिबेट में इतना ही। देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।